हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे पीजीटी मैथमेटिक्स के DSSB। ये पीजीटी मैथमेटिक्स फीमेल का है। DSSB के अंदर जो एग्ज़ाम आया था उसके अंदर सेट रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर से 18 क्वेश्चंस को देखेंगे। और 18 क्वेश्चन ये हैं जो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग इजीली कर पाओगे। मैं इन्हें फुल डिटेल के साथ समझाऊंगा आप लोगों को। यदि आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आता है तो यूट्यूब चैनल स्टडी फील्ड 360 को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यदि आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आ जाए और आप लोगों को सेट रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर एक फुल डिटेल के साथ वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफ द अबव इमेज रिप्रेजेंट द फंक्शन f1 f2। यदि हमारे पास में जो अबव इमेज है ये f1 है, ये f2 है, ये फंक्शंस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हमारे पास में चेक करना है कि वो 1 1 है, ऑन 2 है, इन 2 और मैनी 1, ये चार चीज़ें होती हैं फंक्शन के अंदर। तो हम इन्हें चारों चीज़ों को पहले समझते हैं क्या होता है। यदि हमारे पास में कोई भी फंक्शन 1 2 3 ये दे रखा है एंड ये ABC ये है, ठीक है, ABCD लिख सकते हैं इसको, ABCD ये है हमारे पास में। यदि एक की इमेज इस पे जा रही है, इसकी इमेज इस पे एंड इसकी इमेज इस पे, देखो 1 2 3 इन सभी की इमेज अलग अलग एलिमेंट्स पे जा रही है सेकंड वाले सेट के अंदर। इसको हम डोमेन बोलते हैं, जो ये वाला होता है डोमेन, ये कोडोमेन। ठीक है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। तो डोमेन के सभी एलिमेंट्स की इमेज एक के ऊपर जाती है तो हम उस फंक्शन को बोलते हैं 1 1 फंक्शन, 1 1। ठीक है, एक की इमेज यदि एक के ऊपर जाती है तो 1 1 हो जाता है। और सेकंड वन, यदि हमारे पास में कोडोमेन के अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचता है, इसको मैं डी को मिटाई देता हूं अभी के लिए। यदि कोडोमेन के अंदर एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचता है जिसके लिए हमें प्री इमेज ना मिले, तो यहाँ से देखो ABC केवल 3 ही एलिमेंट है और तीनों की हमारे पास प्री इमेज मिली हुई है। ठीक है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसको बोलते हैं ऑन 2। ये हमारे पास फंक्शन ऑन 2 भी है और 1 1 भी है, यदि इस टाइप का कोई भी फंक्शन हो जाता है। इनके अलावा अब हमारे पास में और टाइप का हो जाता है AB, ये 1 2 कर देता हूं मैं, 1 है, ये 2 है, ये ABC यहाँ पे है। यदि 1 की इमेज A पे जा रही है एंड 2 की इमेज भी A पे जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ है, डोमेन के दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इसकी इमेज A पे जा रही है एंड 2 की इमेज भी A पे जा रही है। दैट मीन्स हर किसी अलग एलिमेंट्स की इमेज अलग पे नहीं जा रही, तो वो 1 1 नहीं होगा। मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की इमेज किसी एक एलिमेंट पे जा रही है तो हम उसको कहते हैं मैनी 1। ठीक है, मैनी 1। तो हमारे पास में जो ये फंक्शन है ये मैनी 1 हो गया है। एंड अब ऑन 2 की बात करते हैं। यदि कोडोमेन के अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा बच जाता है जिसकी इमेज नहीं मिलती है तो उसको बोलते हैं हम इनटू। ऑन 2 नहीं हो सकता, जैसे यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बची थी तो हमने उसको इनटू ये ऑन 2 बोल दिया था। अब यहाँ पे B और C दो एलिमेंट्स ऐसे बच गए हैं जो हमारे पास में जिनके लिए इमेज हमें नहीं मिल पा रही है, तो हम इस चीज़ को ऑन 2 नहीं कहेंगे। तो ऑन 2 नहीं है तो क्या बोलेंगे, उसको हम इनटू बोलेंगे। ठीक है, यही चीज़ें हैं। ये 1 1 और ये वाला एक दूसरे का अपोजिट है और ऑन 2 एंड इनटू ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब चलते हैं जो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में 1 1 एंड ऑन 2 की बात की गई है वहाँ पे, तो केवल हम यही चीज़ें देखेंगे। जो फंक्शन नंबर 1 है ये हमारे पास फंक्शन 1 है। 1 की इमेज B पे जा रही है, 2 की इमेज C पे, 3 की इमेज A पे एंड 4 की इमेज D पे। हर किसी यूनिक एलिमेंट की इमेज एक यूनिक एलिमेंट के ऊपर जा रही है। दैट मीन्स जो F1 है वो क्या हो गया, 1 1। ठीक है, F1 1 1 हो गया है। अब ऑन 2 की बात करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा लेफ्ट नहीं है जिसकी इमेज हमें नहीं मिल पा रही है, तो F1 हमारे पास में ऑन 2 भी है। F1 ऑन 2 भी हो गया है एंड 1 1 भी हो गया। अब F2 की बात करते हैं। F2 के अंदर 1 की इमेज एंड
टू की इमेज बी पे जा रही है, दैट मीन्स हमारे पास में जो F2 है वो 1 1 नहीं है, F2 नॉट 1 1, ठीक है। F2 हमारे पास में 1 1 नहीं है एंड इसके लिए हम ऑन टू चेक करते हैं। तो AEF ये हमारे पास 3 ऐसे एलिमेंट है जिनके लिए हमें प्रीमेज नहीं मिल पा रही है। यदि हमारे पास एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जिसकी प्रीमेज नहीं मिल पाती है, तभी हम कह देते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। यहाँ तो हमें 3 एलिमेंट मिल गए जिसकी प्रीमेज एग्जिस्ट नहीं करती है, दैट मीन्स ये फंक्शन F2 है जो ये ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू, ठीक है। ना तो ऑन टू है ना 1 1 है। अब ऑप्शन में चेक करते हैं, F1 इज ऑन टू तो है, F2 इज 1 1, 1 1 नहीं है, ये भी गलत हो गया। F2 इज ऑन टू बोला हुआ है, ये भी गलत है। F2 ऑन टू है, ये भी गलत है। F2 1 1 है, ये भी गलत है। जो F2 हमारे पास ना 1 1 है ना ऑन टू है, तो इसको हम F2 को मैनी वन बोल सकते हैं या फिर इनटू बोल सकते थे। तो यहाँ से हमारे पास जो चारों के चारों ऑप्शन है ये गलत हो गए हैं। इनटू बोल देता या फिर नॉट ऑन टू लगा के पूछता F2 के लिए, तो हम कह सकते थे हाँ ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द ग्रेटेस्ट इंटीजर FR से R गिवन बाई f ऑफ x इज इक्वल्स टू ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल दे रखा है। तो पूछा हुआ है कि ये 1 1 है या फिर ऑन टू है, क्या चीज़ हो सकता है। अब इसे भी हम समझेंगे, पहले इसको हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे या फिर जैसे मैंने अभी लास्ट वाला बताया था कि एक की इमेज एक पे जाती है तो 1 1 बोलते हैं, और एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचता है जिसके लिए प्रीमेज ना हो तो उसको हम ऑन टू बोलते हैं। तो हम इसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं और ग्राफ से भी कर सकते हैं। पहले मैं इसे इसी वे से समझाता हूँ आप लोगों को। जो R से R दे रखा है, तो R में तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे, 1 2 3, इनके बीच वाले भी एलिमेंट हैं, 1/2 भी होगा, ठीक है, और 3/2 भी होगा। इस टाइप से सारे एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे। इसी प्रकार यहाँ होंगे 1 1/2 2 3/2, इस टाइप से सारे एलिमेंट्स होंगे। तो 1 की इमेज ये 0 भी होगा इसके अंदर। 1 की इमेज जब तक वो 1 नहीं हो रहा है, 1 की इमेज तो 1 पे चली जाएगी, लेकिन 1/2 है तो उसकी इमेज केवल 0 पे जाती है। एंड 2 की इमेज 2 पे चली जाती है, 3/2 की इमेज वापस से 1 पे आती है, ठीक है। अब यहाँ से क्या समझ आया, 1 की इमेज एंड 3/2 की इमेज 1 पे जा रही है, दो एलिमेंट्स की इमेज एक एलिमेंट्स पे जा रही है, दैट मीन्स वो 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। अब ऑन टू की बात करते हैं। जो 1/2 है, 1/2 के लिए हमें कोई भी प्रीमेज नहीं मिलती है। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसके अंदर वैल्यूज़ केवल इंटीजर वाली मिलती हैं, 1 2 3, ये 0 -1, केवल इन्हीं के ऊपर प्रीमेज एग्जिस्ट करती है, इसी टाइप के जो इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में 1/2 ले लिया मैंने, 3/2 ले लिया, ऐसे कोई भी फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ ले लूँगा तो उसके लिए मुझे प्रीमेज नहीं मिलेगी, दैट मीन्स ये ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से ऑप्शन नंबर 4, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो ये हो गया है। लेकिन मैं इसे ग्राफ के थ्रू समझाना चाहूँगा आप लोगों को कि ग्राफ के थ्रू आप इसे किस प्रकार कर पाओगे, ठीक है। तो यदि हमारे पास में कोई भी जैसे ग्राफ है इस टाइप का, ये इस प्रकार से ग्राफ दे रखा है, यदि हम याद रखना आप लोगों को या फिर नोट डाउन कर लेना, यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल हम एक ऐसी लाइन खींच सकें जो कि कर्व को, मान लेता हूं मैं, ये हमारे पास ये कर्व है, ये e⁻x का कर्व है, ठीक है, कि एक ऐसी लाइन पैरेलल y, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कर्व को केवल एक बार कट करती है, एक से ज़्यादा बार कट ना करे। ऐसी है, यदि हम लाइन ड्रॉ कर पाते हैं तो हम कहते हैं वो फंक्शन 1 1 है, 1 1 मतलब केवल एक बार कट करती है तो वो 1 1 है। यदि एक से ज़्यादा बार कट कर जाती है तो हम उसको बोलते हैं मैनी वन, ठीक है, एक से ज़्यादा बार कट कर रही है। और सेकेंड थिंग, ये इसी प्रकार यदि हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो हमारे पास में इस फंक्शन को एक बार भी नहीं कट करती है, तो हम उसको बोलते हैं नॉट ऑन टू, दैट मीन्स
जो ये वाली वैल्यू है इसके लिए फंक्शन की हमें कोई भी वैल्यू प्राप्त नहीं होती है, मतलब कोई भी प्री इमेज नहीं प्राप्त होती है, तो हम उसको बोलते हैं नॉट ऑन टू। यदि ऐसी लाइन हम नहीं ड्रॉ कर पाते हैं तो हम कह देते हैं उसे वो ऑन टू है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में ये एक ऐसी लाइन ड्रॉ हो चुकी है e⁻x वाले फंक्शन में, तो ये नॉट ऑन टू है, नॉट ऑन टू। ठीक है, अब यहीं से जो ये फंक्शन दे रखा था मैं इसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ आप लोगों को। जो इंटीजर वाला फंक्शन था ये क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होती है, ये 4, केवल यहीं तक देख लेता हूँ 1 2 3। ठीक है, यहीं से देख लेते हैं। यदि x की वैल्यू 0 से लेके 1 से छोटी तब तक होती है तो y की वैल्यू हमारे पास 0 ही होती है, यहाँ से यहाँ। ठीक है, इस प्रकार का इंटीजर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन होगा, यदि आप लोग उसे चेक करोगे, गूगल से भी चेक कर सकते हो किस टाइप का होता है, और आप लोगों को अभी स्क्रीन पे भी दिख जाएगा अच्छे से कि किस टाइप का है। ठीक है, और यदि 1 से लेकर 2 के बीच में होती है तो यहाँ से लेके यहाँ पे जाती है, ये ओपन होता है, यहाँ पे डार्क हो गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से चलता है, यहाँ ओपन होता है, ये भरा हुआ होता है। ठीक है, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है इस प्रकार का फंक्शन होता है। अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, यदि मैं इस 1 के ऊपर से ऐसे कोई भी लाइन 1 के ऊपर है बिल्कुल ऐसे ड्रॉ करता हूं तो ये लाइन इस फंक्शन को यहाँ से यहाँ तक कितनी बार काटती है पता ही नहीं चल रहा। 1 से लेके 2 के बीच में कितनी बार काट रहे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ही हो गए हैं। दैट मीन्स ये 1 1 नहीं हो सकता, क्योंकि एक से अधिक बार कट कर रहा है, नॉट 1 1 हो गया। ठीक है, 1 1 नहीं हुआ। अब ऑन टू की बात करते हैं, यदि कोई एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसके लिए हमें ना मिले। यदि मैं 1 और 2 के बीच में एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो इस प्रकार इन दोनों लाइनों के, इसके और इस लाइन के भी बीच से निकल जाएगी। मतलब यहाँ भी हमें इस वैल्यू के लिए कोई भी x की वैल्यू नहीं प्राप्त हो रही है। दैट मीन्स वो ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, यहाँ से हमने यही देखा था, जो ऑप्शन नंबर 4 था वो करेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार से भी देख सकते हो और फंक्शन की मदद से भी, ग्राफ की मदद से भी देख सकते हो। यदि हमारे पास जैसे यहाँ पे फंक्शन ये एफ आर से आर पे दे रखा है, जो फंक्शन है आर से आर पे दे रखा है, यदि इस आर को आर ना बोल के यदि ये जेड दे देता, तो यहाँ पे हमारे पास में y के लिए कोई भी वैल्यू होती ही ना। जो सेकंड वाली ये चीज़ होती है इसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, x एक्सिस से। ठीक है, ये x एक्सिस हो जाती है, ये y एक्सिस हो जाती है। यदि ये z होते तो हम यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ ही नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि 1 और 2 के बीच में कोई भी इंटीजर वैल्यू बिलोंग नहीं करती है। तो या तो हमें 1 के ऊपर ड्रॉ करनी पड़ती, 1 के ऊपर ड्रॉ करते तो हमारे पास ये लाइन कट कर जाती, क्योंकि एक भी जगह पे कट कर जाती है तो हम उसको ऑन टू बोल देते हैं। ठीक है, 2 से ड्रॉ करते तो 2 पे भी यहाँ पे कट कर जाती, 3 पे भी ऐसे यहाँ से लेके यहाँ के बीच में निकल के आता। हर किसी लाइन पे हम कट कर सकते थे यदि ये जेड होता है यहाँ पे, लेकिन अभी हमें आर से आर पे दे रखी है तो हमें इतना करने की बात नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए बताया बस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x, चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे भी 1 1 एंड ऑन टू की बात की जा रही है। यहाँ पे जस्ट 8x लिखा हुआ है, 8 से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से एक 8x वाली लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से ये लाइन इस प्रकार से ड्रॉ हो जाएगी और आप लोग ग्राफ देख सकते हो इसका, और आप लोग इजीली बना भी सकते हो। जैसे y इज इक्वल्स टू 8x, एफ ऑफ एक्स को हम y लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 8x। ठीक है, यदि हम x के बराबर 0 मानेंगे तो y के बराबर भी 0, तो 0 0 पे कट करती है, और x के बराबर 1 मान लेते हैं तो y के बराबर 8 पे कट करती है। इस प्रकार एक स्ट्रेट लाइन, ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की है, तो इस प्रकार ड्रॉ करेंगे। यदि हम कोई भी लाइन अब ड्रॉ करते हैं ऐसे ड्रॉ की तो हमेशा एक बार ही कट करेगी, एक से ज़्यादा बार कभी कट नहीं कर सकती। तो हम इस फंक्शन को 1 1 बोलेंगे, और ऐसे हम कहीं भी कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और उसके लिए हमेशा
वो एक बार उस कर्व को ज़रूर कट करेगी। एक बार भी हमें ऐसी वैल्यू नहीं मिल पाएगी, ऐसी लाइन नहीं मिल पाएगी जो इस लाइन को कट ना करे। ठीक है, ऐसा तो करना मत कि आप यहाँ से ड्रॉ कर दो एक लाइन, बोलो कि हो गया। अरे ये लाइन भी तो जा रही है यार, ऊपर जा रही है और नीचे भी जा रही है, कभी रुक नहीं रही है। ठीक है, तो हमेशा हो रहा है, 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है F इज़ 1 1 एंड ऑन टू, ये करेक्ट है। ठीक है, और इसको आप लोग प्रूफ भी कर सकते हो किस प्रकार करते हैं, लेकिन इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोगों को प्रूफ वगैरह अच्छे से समझना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि सर फुल लेक्चर बना दीजिए जो सेट है फंक्शन एंड रिलेशन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब है FA टू B एंड G दे रखा है B टू C आर ऑन, ये 1 1, ये हमारे पास में दोनों फंक्शन 1 1 दे रखे हैं। देन पूछा हुआ है G ऑफ FA टू C इज, ये 1 1 होंगे, ऑन टू होंगे, क्या होंगे। ठीक है, ABC इसी प्रकार ले लेता हूँ मैं 1, ये 1 2 3, ABC DEFG, ये हमारे पास में 1 की इमेज यहाँ पे जा रही है, इसकी इस पे एंड इस पे जा रही है। ठीक है, इसको हम F बोल रहे हैं और इसको हम G बोल रहे हैं। हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू देख रहे हैं कि किस प्रकार से होगा। 1 1 तो वो हो ही जाएगा। ठीक है, 1 1, यदि F1 भी 1 1 है, G भी 1 1 है, ये हमारे पास एक थ्योरम भी होती है, F और G 1 1 होता है तो G ऑफ F बोलो या फिर F ऑफ G बोलो, दोनों चीज़ें 1 1 हो जाती हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास में यहाँ से 1 की इमेज A पे गई एंड A की इमेज D पे गई। जो G ऑफ F है इसको हम लिख सकते हैं G F ऑफ X। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। पहले हमें F का एक X उठाना है, F के अंदर X है, मतलब ये X है, फिर ये फंक्शन जहाँ पे पहुँचा देगा वो वैल्यू उठानी है, फिर उसके बाद हमें आगे चलना है। ये D पे पहुँचा दिया। ठीक है, अब हमें देखना है यहाँ से डायरेक्ट कहाँ पहुँचा दिया इसने, 1 से D पे पहुँचा दिया। ठीक है, इसी प्रकार 2 से कहाँ पहुँचा रहा है, वो E पे पहुँचा रहा है, 3 से F पे पहुँचा रहा है। अब इसको चेक करना है, ये 1 1 है, ऑन 2 है, क्या है। ठीक है, बाकी के जो अंदर वाले फंक्शन थे वो तो हमारे पास ख़त्म हो गए हैं अब। ठीक है, ये चीज़ें तो ख़त्म हो जाने वाली है। अब हमें याद क्या करना है, 1 से ये पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। ठीक है, अब हमारे पास में 1 की इमेज D है, 2 की इमेज E है, 3 की इमेज F है। दैट मीन्स 1 एलिमेंट की इमेज 1 पे जा रही है, तो हम इस फंक्शन को 1 1 बोल देंगे। ठीक है, और 1 1 तो मैंने थ्योरम भी बता दिया आपको, यदि फंक्शन F एंड G दो एलिमेंट ये दे रखे हैं फंक्शन, ये 1 1 हो जाते हैं, तो G ऑफ F बोलो या फिर F ऑफ G बोलो, ये भी दोनों 1 1 हो जाते हैं। अब ऑन टू की बात करते हैं, तो ऑन टू हमारे पास में हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता है, दोनों केस हो सकते हैं, तो हम इन्हें नहीं कहेंगे। यदि हमारे पास ये G ना होता है यहाँ पे, तो हम कह सकते थे कि जो ये G ऑफ F है ये ऑन टू है। यदि हम, लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा मान लिया है ताकि हमें जो चीज़ नहीं होती है उसके लिए हमें काउंटर एग्जाम्पल्स चाहिए होते हैं। तो G हमने एक एक्स्ट्रा ऐसा मान लिया है जिसके लिए हमें प्री इमेज नहीं मिल रही है, दैट मीन्स वो ऑन टू नहीं है, तो केवल 1 1 है। तो 4th नंबर का ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ 1 1 बोला हुआ है, 1 1 प्लस ऑन टू, तो ये गलत हो गया है। ये ऑन टू बोल दिया, ये भी गलत हो गया। ये 1 1 के लिए ही मना कर दी गई है, दैट मीन्स ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है हमारे पास में इफ एफ आर टू आर एंड जी आर टू आर आर गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, देन जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी, ये चीज़ें निकालनी है हमें। तो जी ऑफ एफ अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, जी ऑफ एफ को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, जी एफ एक्स। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं जी एज इट इज़, और एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, कॉस एक्स, तो यहाँ पे कॉस एक्स। अब कॉस एक्स एक एक्स की तरह भूमिका निभाएगा जी वाले फंक्शन में, तो 3x की जगह हम कॉस एक्स पुट कर देंगे, x की जगह कॉस एक्स पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 कॉस एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारे पास में जी ऑफ एफ आ गया है 3 इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर। अब हमें निकालना है एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी के लिए क्या होता है, एफ एंड
जी ऑफ एक्स। इस बार जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास में 3x स्क्वायर, तो एफ 3x स्क्वायर। अब x की जगह क्या पुट करना है 3x स्क्वायर, यहाँ पे x की जगह 3x स्क्वायर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 3x स्क्वायर। अब देखो ये cos 3x स्क्वायर है, ये 3 cos स्क्वायर x है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं है। दैट मीन्स हमारे पास जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो गया कि जी ऑफ एफ नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसी प्रकार से निकालना है। ये एफ ऑफ एक्स दे रखा है, देन पूछा हुआ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स ये चीज़ पूछी हुई है, तो हमें इसकी जगह क्या पुट करना है, ये वाली चीज़ें पुट कर देनी है। यहाँ पुट कर देता हूँ मैं डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये हो गया। अब क्या करना है, इस चीज़ को हर x की जगह पे पुट करते जाना है। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा -3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देन प्लस में 2 हो जाएगा। अब इसका मुझे स्क्वायर ओपन करना है। आप लोग जैसे ही इसको स्क्वायर ओपन करोगे एंड एवेल्यूट करोगे तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आने वाला है, ठीक है। स्क्वायर ओपन कर देना है और मैं आप लोगों को इसे समझा भी देता हूँ। x की पावर 4 हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस 9x स्क्वायर, एंड देन ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर आएगा यहाँ पे 2 इंटू इसका इसकी मल्टीप्लाई, अब माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे, -2 इंटू करेंगे तो ये 6x क्यूब हो जाएगा, एंड देन इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर, एंड देन सिमिलरली इसकी और इसकी, ये माइनस है यहाँ पे 3 एंड 2, ये तो 6 हो गया, एंड 2 की और मल्टीप्लाई की जाएगी तो 12x हो जाएगा, -12x, और इनको लिखेंगे तो -3x स्क्वायर -3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 प्लस 2। अब यहाँ से 4x स्क्वायर, ये x टू द पावर 4 निकलेगी, फिर ये 9x स्क्वायर प्लस का है, एंड ये हमारे पास में 4x स्क्वायर प्लस का है, ये 13 हो चुके हैं। ये हमारे पास में 9x स्क्वायर 4x स्क्वायर एंड ये हमारे पास में 3x स्क्वायर है। यहाँ से 9 और 4 13 में से 3 घटेंगे तो ये 10 आ जाएगा, -10x स्क्वायर। और यहाँ पे नेक्स्ट टर्म हमारे पास में ये एक्स क्यूब वाली टर्म भी है, तो -6x क्यूब बाकी नहीं है, तो -6x क्यूब, एंड देन अब सिंपल x वाली टर्म देखते हैं। ये -12x है, ये 9 है, ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 12 है, दैट मीन्स -3x हो जाएगा, -3x। अब यहाँ से ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 4, ये हमारे पास में ये भी प्लस का 2 है, ये माइनस का 6 है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बस हमारे पास में क्या बचा है 4x स्क्वायर, दैट मीन्स ये वाला 4, ये x टू द पावर 4 -6x क्यूब, ये रहा -6x क्यूब यहाँ पे, एंड देन ये -10x स्क्वायर, ये माइनस नहीं है प्लस है, ये प्लस का 9 है, ये प्लस वाला 9 है, प्लस का 10x स्क्वायर माइनस ये 3x, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ से हमारे पास में जो थर्ड है वो करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे पूछा हुआ है इफ़ एफ आर टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3, देन हमें इन्वर्स फाइंड करने के लिए पूछा हुआ है। अब इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक जो एफ ऑफ एक्स होता है उसको y के बराबर पुट कर देते हैं, एंड देन x की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है सिंपली। तो y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3। अब यहाँ से हमें क्या करना है, सिंपल x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में किया होगा, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला होता है, जो पहले हम एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं देन उसे पुट करते हैं। तो हमें यहाँ पे फोर्स किया गया है कि हम x की वैल्यू ही कैलकुलेट करेंगे। x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस 3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, दैट मीन्स ये 4x इज इक्वल्स टू y माइनस 3, एंड इस 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन
4। इसी चीज़ को हम एफ इनवर्स से डिनोट कर देते हैं। एफ इनवर्स इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4, वाई माइनस 3/4। तो ऑप्शन नंबर 3 ये वाला करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है इफ एस, यहाँ पे एक सेट दे रखा है ABCD एंड P इज इक्वल टू A2A, B2B, C2C, D2D, AB, BA, BC, CD, देन P इज। तो यहाँ पे P के बारे में पूछा हुआ है, क्या चीज़ हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, या फिर ट्रांजिस्टिव होगा, या इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, ये सब चीज़ पूछा हुआ है। अब हम रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं पहले क्या होता है। जैसे हमारे पास में कोई भी सेट ABC होगा, यहाँ पे जैसे S दे रखा है, ये ABC, केवल 3 एलिमेंट्स की बात करता हूँ। तो जो रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है इस सेट का कोई भी एक एलिमेंट उठाता हूँ, वो रिलेशन के अंदर कोई भी एक एलिमेंट उठाता हूँ, A उठाया तो वो A के साथ रिलेशन बना दे, B उठाया तो B के साथ रिलेशन बना दे। मतलब इस सेट के कोई भी एलिमेंट उठाऊं तो वो रिलेशन ज़रूर मिलना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, B का रिलेशन B के साथ है, ये C हो गया था, B का रिलेशन B के साथ एंड C का रिलेशन C के साथ। तो उस फंक्शन को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दैट मीन्स A रिलेटिव टू A। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और अब आ जाता है हमारे पास में सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होता है, यदि A रिलेशन B, यदि ये चीज़ है रिलेशन के अंदर, यहाँ तो हमारे पास में हम सेट से एक एलिमेंट उठाते हैं तो उसका हमें रिलेशन मिलना चाहिए सेम, A का A से, B का B से, C का C से, ये तीनों मिलने चाहिए, तो हम उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह देते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या है, अब रिलेशन के अंदर देखेंगे कि A और B यदि दो आपस में रिलेटिव हैं तो वो इम्प्लाइज करते हैं कि B रिलेटिव AB होना चाहिए, B और AB आपस में उसी रिलेशन के साथ रिलेटिव होने चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स ये AB है, ये AB है, तो हमें उस रिलेशन के अंदर BAB मिलना चाहिए, तो हम उसको कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अब आ जाता है ट्रांजिस्टिव। ट्रांजिस्टिव में 2 केस लेके चलते हैं। यदि A रिलेटिव टू B है एंड B रिलेटिव टू C है, देखो एक लाइन से A का B से एंड B का C से, यदि ये है तो A का C से भी रिलेशन निकलना चाहिए, A रिलेटिव टू C। ठीक है, ये होना चाहिए। जैसे अभी इसको हम ऐसे समझते हैं, A का B ये रिलेशन में है एंड B का C ये रिलेशन में है, तो ये इम्प्लाइज करता है कि A का C भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो यही चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में जो रिलेशन दे रखा है, ये A का A से, B का B से, C का C से, D का D से। देखो S के अंदर ABCD 4 एलिमेंट्स थे और उन सभी का रिलेशन, दैट मीन्स A रिलेटिव A, ये कंप्लीट है, तो हम उसको रिफ्लेक्टिव बोल देंगे। ठीक है, रिफ्लेक्टिव हो गया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। यदि A का B से मिल जाता है तो B का A से होना चाहिए। तो यहाँ देखो A का B से है तो B का A से भी है, अब B का C से है तो C का A से भी है। A और B का ही नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे अभी समझाया था आप लोगों को, ये मत समझ लेना कि A का और B का मिलना चाहिए। तो यहाँ पे A और C भी मिल सकता है, तो C A रिवर्स मिलना चाहिए दोनों का, ये मेरा कहने का मतलब था। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में B का A हो गया, A का B भी मिल गया, B और C आपस में रिलेटिव है, उसी प्रकार C और B भी रिलेटिव हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में हो चुका है ये सिमेट्रिक भी हो गया, A रिलेटिव टू B विच इम्प्लाइज B रिलेटिव टू A, ये कंप्लीट है, दैट मीन्स सिमेट्रिक हो गया। अब रिफ्लेक्सिव की बात ये ट्रांजिस्टिव की बात करते हैं। ट्रांजिस्टिव के केस में A का रिलेशन B के साथ है एंड B का रिलेशन C के साथ है, तो A का रिलेशन C के साथ होना चाहिए, A रिलेटिव टू B है इसके अंदर, B रिलेटिव टू C भी है इसके अंदर, तो इम्प्लाइज क्या करता है, A रिलेटिव टू C होना चाहिए। यहाँ से देखो A B हो गया, B C हो गया, लेकिन A और C
ए और सी का रिलेशन कहीं नहीं है, दैट मीन्स ये ट्रांजिस्टिव नहीं है, नॉट ट्रांजिस्टिव। ठीक है, अब यहाँ से यदि कोई भी जो रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिस्टिव, यदि ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो हम उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में जो ट्रांजिस्टिव वाला केस है वो फेल हो गया है, तो इक्विवेलेंट नहीं हो सकता है। इक्विवेलेंट बोला हुआ है, सिमेट्रिक ट्रांजिस्टिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिस्टिव नहीं है, तो केवल रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से इसी प्रकार का है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिस्टिव के ऊपर। तो यहाँ पे अब चेक करते हैं क्या चीज़ निकल के आती है। रिलेशन दे रखा है, आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू ए बी एंड ए लेस देन इक्वल्स टू बी। एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है। यहाँ से हम सिंपली रिलेशन बना लेते हैं। तो 1 ये ए और बी, ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, यदि हम बी का स्क्वायर करते हैं तो वो ए से बड़ा हो जाएगा हमेशा, वो छोटा नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास कंडीशन है। यदि 1 2 2 3, ठीक है, 1 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2, ये सब चीज़ें हम लिख सकते हैं। 3 3 4 4 5 5 6 6, या 1/2 1/2 1/3 1/3, इस प्रकार से सारे रिलेशंस को लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखो, तो 1/2 1/2, यदि 1/4, ए रिलेशन इन आर इज डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू ए टू बी, ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है, 1/2 1/2 यदि हम देख लेते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों? यदि हम 1/2 एंड 1/4 ये लेस देन इक्वल हो जाएगा, ये चीज़ें सही नहीं है, दैट मीन्स वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है। यदि हम सिंपली सेट के ऊपर डिफाइन करते हैं, जैसे 1 2 3 ये दे रखा है, कोई सेट है हमारे पास में एस, ये 1 2 3 इस प्रकार से दे रखा है, तो इसके ऊपर हम यदि डिफाइन करते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। ठीक है, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, क्योंकि 1 लेस देन होता है 1 के स्क्वायर से, 2 लेस देन होता है 2 के स्क्वायर से, 3 लेस देन होता है, लेस देन इक्वल होता है 3 के स्क्वायर से। ठीक है, तो ये चीज़ें रिफ्लेक्सिव हो जाती है। और यहाँ पे हमें कोई सेट डिफाइन नहीं दिया है, दैट मीन्स ये हम गलत कर सकते हैं डायरेक्ट, और गलत हो गया है तो इक्विवेलेंट रिलेशन भी नहीं होगा। अब यहाँ से हम सिमेट्रिक रिलेशन की बात कर लेते हैं कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है, और ट्रांजिस्टिव है या नहीं है। सिमेट्रिक की बात देखो, यदि 2 3, मैं यदि 2 3 की बात करता हूँ, ये रिलेशन में है, दैट मीन्स 2 लेस देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल हो जाएगा 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 9, ये ठीक है। अब बात करते हैं, ये नहीं, मैं लेता हूँ एक थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल, दैट मीन्स इसको मैं 5 कर देता हूँ। ठीक है, 2 लेस देन इक्वल हो जाएगा 25 से इसका स्क्वायर, लेकिन 5 लेस देन इक्वल नहीं हो सकता है 4 से, दैट मीन्स 2 के स्क्वायर से कभी भी लेस देन इक्वल नहीं हो सकता है, मतलब 5 2 कभी भी बिलोंग नहीं करेगा। यदि ये सेट 1 2 3 4 5, उसने सेट दिया नहीं है, हम कोई भी एलिमेंट ले सकते थे, 1 और 2 लेके चलते तो 1 लेस देन इक्वल हो गया है 4 से, लेकिन 2 लेस देन इक्वल नहीं हो सकता था 1 से। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, वो सिमेट्रिक भी नहीं है एंड इसी प्रकार से वो ट्रांजिस्टिव भी नहीं ट्रांजिस्टिव वो हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक, ट्रांजिस्टिव, वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा यदि हम सिंपल सेट की बात करते हैं। यदि हम जो फ्रैक्शन वाला सेट है वो नहीं लेते हैं, मैक्सिमम इन केसों के अंदर हम नेचुरल नंबर की बातें करते हैं और नेचुरल नंबर के ऊपर ही सेट को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हमें सेट दे नहीं रखा था, तो प्रॉब्लम आ रही है कि वो रिफ्लेक्सिव है या फिर नहीं है। यदि इस प्रकार से 1 2 3 ये सेट है तो ये रिफ्लेक्सिव निकल के आ गया है हमारे पास में, रिफ्लेक्सिव है, एंड देन ट्रांजिस्टिव भी निकल के आ जाएगा। ट्रांजिस्टिव किस प्रकार आएगा, ये हमारे पास में जैसे 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 3 से रिलेशन आ जाएगा, एंड हमारे पास 1 का 3 से भी रिलेशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब 1 लेस देन है 2 के स्क्वायर से, ठीक है,
2 3 के स्क्वायर से लेस देन है, ये रिलेशन मिलना ही मिलना है, तो 1 का स्क्वायर 1 भी तो लेस देन होगा 3 के स्क्वायर से, ये तो ऑफ कोर्स इसके अंदर आ जाएगा, दैट मीन्स वो ट्रांजिस्टिव भी हो जाएगा। यहाँ से रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, वो ट्रांजिस्टिव भी है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हैं। तो ड्यू टू सिमेट्रिक गलत होने की वजह से ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन हमारे पास में जो सेकंड वाला ऑप्शन है, नॉट एन इक्विवेलेंट रिलेशन। और बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो ट्रू इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव भी निकल के आ रहा है और ट्रांजिस्टिव भी निकल के आ रहा है। दो ऑप्शंस को हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं, केवल नॉट इक्विवेलेंट रिलेशन को करेक्ट करना है। कई बार जल्दबाजी में रिफ्लेक्सिव लगा के आ सकते हो तो वो गलत हो जाएगा, या फिर ट्रांजिस्टिव लगा के आ सकते हो। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इफ ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन n इज डिफाइंड एज a स्टार b इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब, देन पूछा हुआ है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव की बात कैसे होती है? किसी भी बाइनरी ऑपरेशन को हम कम्यूटेटिव कब कहते हैं? यदि a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a, यदि ये चीज़ होल्ड कर जाती है तो हम उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। यदि यहाँ पे a स्टार बी तो a क्यूब प्लस b क्यूब दे रखा है, अब हम b स्टार a निकाल के ये चीज़ें करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे रिवर्स हो गया ऑर्डर, b स्टार a, मतलब जो a था उसकी जगह b पुट करनी है, जो b था उसकी जगह a पुट करनी है। तो यहाँ पे b क्यूब जो हो जाएगा b क्यूब प्लस a क्यूब। अब इनको आपस में वापस से आगे पीछे कर सकते हैं, ये तो प्लस वाला साइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये भी a क्यूब प्लस b क्यूब वापस से आ गया है, तो हमारे पास जो रिलेशन है वो कम्यूटेटिव हो गया है। अब जो एसोसिएटिव है उसकी बात करते हैं। तो a स्टार b स्टार c, यदि ये चीज़ इक्वल हो जाती है a स्टार b एंड देन स्टार c, यदि ये चीज़ इसके इक्वल हो जाती है तो हम कहते हैं ये एसोसिएटिव है। ठीक है, तो a स्टार b पहले से ही हमें पता है, a क्यूब प्लस b क्यूब, देन स्टार c निकालना है। इस बार ये वाला फंक्शन निकल के आ गया है कि a क्यूब प्लस b क्यूब, देन जो रिलेशन ये स्टार वाला रिलेशन है यहाँ लगाना है, इसकी क्यूब हो जाएगी, देन इसकी क्यूब, मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब इसकी होल क्यूब प्लस c क्यूब, ये आया। एंड यहाँ से निकालना चाहेंगे तो कम्यूटेटिव हो गया है, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। तो a स्टार b क्यूब प्लस c क्यूब ये निकल के आएगा। अब a क्यूब प्लस इसका क्यूब करना है सारे का, b क्यूब प्लस c क्यूब का होल क्यूब। अब इसको देखो, a क्यूब, ये a क्यूब की पावर फिर से 3 करेंगे तो a की पावर 9 हो जाएगी, लेकिन यहाँ से a की पावर 9 हमें कैलकुलेट कभी नहीं होगी। b और c की पावर 9 यहाँ से निकलेगी, यहाँ से a और b की पावर 9 निकलेगी, दोनों कभी भी इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ये एसोसिएटिव भी नहीं हुआ है, केवल कम्यूटेटिव है। तो यहाँ से क्या है, स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास में, इन ए ग्रुप ऑफ 14 प्लेयर, ये 400 प्लेयर्स 250 प्लेयर्स फुटबॉल प्ले करते हैं एंड 200 प्ले क्रिकेट, देन हाउ मैनी पीपल प्ले बोथ द गेम, दोनों गेमों को कितने प्लेयर खेलते हैं। अब ये चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी थी। तो यहाँ से हमारे पास में क्या है, एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए कि n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। ये तो टोटल की बात करता है कि टोटल क्या चीज़ है, ये a के बारे में बताता है, a कितने हैं b कितने हैं, और ये दोनों कॉमन की बात करता है। ठीक है, या फिर इसे हम ग्राफ के द्वारा इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये हमारे पास में a है, ये हमारे पास में b है, ये हमारे पास में दोनों के बीच का कॉमन वाला पार्ट है। यदि हम इस a में से और इस b को, दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो ये वाला पार्ट 2 बार ऐड हुआ है, ये वाला पार्ट 2 बार ऐड हुआ है। यदि इसको हम घटा देते हैं
तो ये इस टोटल के बराबर आ जाता है इसके, ठीक है। ये यही फॉर्मूला है, इस टोटल के बराबर यदि ए को बी को ऐड करते हैं देन इंटरसेक्शन को घटा देते हैं, जो बीच वाला पार्ट है इसको घटा देते हैं, तो आपस में ये रिलेशन बराबर होता है। यहाँ से हमें क्या चीज़ गिवन दे रखी है, अब देखते हैं। ये दे रखा है जो इन एक ग्रुप 400 प्लेयर, मतलब टोटल है जो 400 प्लेयर है, इसकी जगह ये 400 दे रखे हैं। फिर कह रहा है फुटबॉल 250 खेलते हैं, अब हम ए को फुटबॉल मान लेते हैं तो वो 250 हो गए हैं। एंड देन क्रिकेट वाले हमारे पास में 200 हैं। पूछा हुआ है दोनों गेम को खेलने वाले कितने प्लेयर हैं, तो ये वाला दोनों पार्ट था, इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। इसको मैं एक्स मान लेता हूँ या फिर मैं इसको सिंपली एन कह देता हूँ, ठीक है। तो इस n को मैं दूसरी तरफ लेके आऊँगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, दैट मीन्स n इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करूँगा तो 450 देन माइनस 400, तो ये कितना आ जाएगा 50। तो यहाँ से हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट हो गया है, ठीक है। ये जो हमारे पास अभी फॉर्मूला समझाया मैंने आपको, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है यहाँ पे इफ ए सेट ए इज इक्वल टू 5 देन हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन पी ऑफ ए। यदि हमारे पास में जो पावर सेट होता है क्या होता है, जैसे जो सेट ए है यदि उसकी कार्डिनलिटी n है तो पावर सेट ऑफ ए, इसकी कार्डिनलिटी हमारे पास में क्या हो जाती है 2 टू द पावर n, ठीक है। ये हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका आप लोगों को याद होना चाहिए। यदि किसी सेट की कार्डिनलिटी n है तो उसके पावर सेट के अंदर 2 टू द पावर n एलिमेंट होते हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास सेट ए है उसकी कार्डिनलिटी 5, दैट मीन्स 0 है, n की बराबर कितना है 0, तो यहाँ पे n के बराबर 0 पुट करेंगे तो 2 टू द पावर 0 कितना हो जाता है 1, दैट मीन्स जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट है, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन इजी हैं, ये क्वेश्चन भी इजी था एंड ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों से यदि ऐसा भी पूछ सकता है जो पावर सेट है उसकी कार्डिनलिटी क्या नहीं हो सकती है, तो पावर सेट की कार्डिनलिटी कभी भी, जैसे अभी हम बात करते हैं, तो पावर सेट की कार्डिनलिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती है, ठीक है। ना तो 0 हो सकती है और वो 3 भी नहीं हो सकती है, 5 भी नहीं हो सकती है, वो किसकी पावर में होगी 2 की पावर्स में। तो 2 की पावर्स के अनुसार क्या क्या हो सकता है, केवल 2 की पावर यदि 0 करते हैं तो 1 हो सकता है, 2 की पावर 1 करते हैं तो 2 एलिमेंट हो सकते हैं पावर सेट में, यदि 3 करते हैं वो 2 की पावर 2 करते हैं तो ये, अरे यार 2 की पावर 1 करते हैं तो 2 एलिमेंट, 2 की पावर 2 करते हैं 4 एलिमेंट, 8 एलिमेंट, 16 एलिमेंट। हमेशा पावर सेट के अंदर केवल इसी टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं, या तो 2 की पावर्स में नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे या फिर वो होगा ही, मतलब पावर सेट के अंदर अदर एलिमेंट वो बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दे रखा है if 3 non-empty sets A, B, C are having relation A intersection B is equals to A intersection C and A union B is equals to A union C, देन पूछा हुआ है हमारे पास में क्या रिलेशन है इनके बीच में, ठीक है। A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C दोनों आपस में बराबर वाले पार्ट हैं। तो यदि हम इस चीज़ की बात करते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। यहाँ से बात करते हैं A इंटरसेक्शन B, A और B का यदि हम इंटरसेक्शन करते हैं तो ये कौन सा वाला पार्ट निकल के आता है, ये वाला पार्ट आता है निकल के, ठीक है। एंड A इंटरसेक्शन C, यदि इसको और इसको इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये वाला पार्ट आता है निकल के, ठीक है। और इसने कहा हुआ है ये दोनों आपस में इक्वल है, दैट मीन्स यहाँ पे ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा दे रखा है, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा दे रखा है, दैट मीन्स जो ये चीज़ है या तो केवल ये है या फिर ये है। अब सेकंड वन और दे रखा है A यूनियन B, यदि हम A और B को यूनियन करते हैं तो दैट मीन्स ये सारा आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, फिर ये किसके इक्वल आ जाता है A यूनियन C के इक्वल, तो ये भी सारा इसने ये कह दिया ये हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ से हम इसे डायरेक्ट भी रिमेंबर कर सकते हैं, जो B और C है वो आपस में इक्वल दे रखे हैं।
ए का रिलेशन सबके साथ दे रखा है रिलेट कर करके, तो वहाँ से हम ए को कैंसल आउट भी कर सकते हैं, जैसे कैंसलेशन प्रॉपर्टी होती है। कैंसलेशन क्या है, ए दोनों कैंसिल कर देंगे तो बी बचेगा। इसी प्रकार यहाँ ए और ए को कैंसिल करेंगे तो ये सी बच जाएगा, ठीक है। या फिर इसका जो यदि हम प्रूफ करने के लिए बैठे तो क्या करेंगे, यदि यहाँ से एक एलिमेंट बी से एक एलिमेंट ले लेते हैं तो उसको सी में दिखाएंगे, सी से एक एलिमेंट लेते हैं उसको बी में दिखाएंगे, तो इस प्रकार से शो कर सकते हैं इसको, ठीक है। आप लोग इसे देख सकते हो, बी इसका ये बी इज इक्वल्स टू सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है इफ z1 इज इक्वल्स टू 3x कॉमा x बिलोंग्स टू z। यदि x को हम z से बिलोंग कराते हैं और ये 3x है, z1 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, z1 इज इक्वल्स टू z की जगह यदि हम 0 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाता है, एंड z की जगह 1 पुट करते हैं तो ये 3 हो जाएगा, एंड -1 पुट करते हैं तो प्लस माइनस ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार +-6 हो जाएगा, तो ये सेट इस प्रकार बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब Z2 की बात करते हैं, Z2 कितना है, 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, एंड 2 पुट करेंगे इसकी जगह, 2 पुट करते हैं तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस दोनों उसी प्रकार निकलता जाएगा इसमें, ठीक है। जैसे हमने 0 पुट किया तो 1 आ गया, इसी प्रकार यदि मैं इसकी जगह -1 पुट करता हूँ, -1 पुट करता हूँ तो माइनस का 2 आ जाएगा, ये प्लस का 1 आ गया, 7 आ गया, एंड फिर इसकी जगह हम 3 पुट करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, इस प्रकार बढ़ेगा। एंड माइनस की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, तो -1 पुट किया तो हमारे पास में माइनस का 2 आया, एंड माइनस का 2 पुट करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, इस प्रकार से ये ऐसे बढ़ेगा ऐसे, एंड Z3 इसी प्रकार से Z3 को कैलकुलेट कर लेंगे हम, 0 पुट करेंगे तो ये 2 आ गया, एंड 1 पुट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, मतलब फिर यहाँ से हम इसकी जगह 2 पुट करेंगे तो 7 2 9 आ जाएगा, एंड सो ऑन, यहाँ पे माइनस का 9, ठीक है। और आप लोगों को मैं इसे इजीली भी बता सकता हूँ किस प्रकार से, कि जैसे 3x, यहाँ पे 3x से स्टार्ट किया हुआ है, 3x और 0 मतलब +0 +1 +2 इस प्रकार से बना होता है, तो वो उसके पार्टीशन ही होते हैं, जो z होता है वो उसके पार्टीशन है। और यहाँ से हम देख सकते हैं यदि हम इन तीनों का यूनियन कर देते हैं तो वो z के इक्वल आ जाता है। देखो 1 यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ से हमें -1 भी कैलकुलेट हो जाएगा। यदि इसकी जगह -1 पुट करता हूँ तो -3 + 2 दैट मीन्स वो -1 आ जाएगा, यहाँ से -1 हो जाएगा, -1 2 5 ये सारे चीज़ यदि हम इनका यूनियन करते हैं, Z1 यूनियन Z2 यूनियन Z3, तो ये Z के इक्वल ही आने वाला है। तो यदि यूनियन इक्वल आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं पार्टीशन ऑफ Z, जो भी सेट दे रखा हो उसका पार्टीशन किया हुआ है, ठीक है। ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, लेकिन आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ किस प्रकार से। यदि कोई भी फंक्शन है, जैसे n दे रखा है, ठीक है, और n के लिए हमें n 1 करके दे दिया 4x और x बिलोंग्स टू n, एंड यहाँ पे दे दिया 4x + 1 4x + 2 एंड 4x + 3, लेकिन मतलब जो ये वाला चीज़ दे रखी है उससे एक छोटे तक दे दे, तो यदि हम उन सब का यूनियन करते हैं तो वापस से हमारे पास में वो n कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है, मतलब वही सेट हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम उसको बोलते हैं पार्टीशन ऑफ ए सेट, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में पूछा हुआ है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी, यदि इसका हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, एक तो ये हो जाता है, एंड सेकंड वन है ए इंटरसेक्शन बी, इसका होल कॉम्प्लीमेंट है, तो
ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों ही डी मॉर्गन्स लॉ है। यहाँ से हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो फर्स्ट वाले रूल इसको सेटिस्फाई करता है एंड बाकी किसी भी रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो डायरेक्ट रिमेंबर रखने, डी मॉर्गन्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। नेक्स्ट है हमारे पास में ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट के किसके बराबर आ जाएगा। यदि हमारे पास में जो बड़ा वाला सेट है इसको हम इसके थ्रू समझ सकते हैं काफ़ी इजीली। ये ए बी सी, ठीक है, ये यू दे रखा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। यदि हम कॉम्प्लीमेंट करते हुए इंटरसेक्शन लेते हैं तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर वाली चीज़ों की बात कर रहा है, बी का कॉम्प्लीमेंट बी के बाहर वाली, सी का कॉम्प्लीमेंट सी के बाहर वाली। तो इन चीज़ों में जो कॉमन वाला पार्ट होगा इन तीनों के बाहर वाला पार्ट कॉमन हो जाएगा। मतलब जो ये बाहर वाला पार्ट है इन तीनों में कॉमन हो गया है इंटरसेक्शन। ठीक है, अब बात आती है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अब ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, ये अंदर वाला पार्ट हो जाएगा, ये अंदर वाला पार्ट यूनियन में आ गया। फिर कह रहा है इनका इंटरसेक्शन लेना है। ये अंदर वाला पार्ट है इन बॉक्सेस के जो सेट ए बी सी दे रखे हैं और एक है इनके बाहर वाला। तो इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है नहीं है, दैट मीन्स इनको हम क्या बोल सकते हैं, नल सेट। ठीक है, कॉमन नहीं है तो हम नल सेट बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू दे रखा है हमारे पास में, ए दे रखा है, बी दे रखा है, देन पूछा हुआ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है। यूनियन का कहने का मतलब क्या होता है, जो एलिमेंट ए के अंदर भी हो और बी के अंदर भी हो उन सभी एलिमेंट्स को हम लिख देते हैं, रिपीट ना करते हुए। उन एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं करते हैं और लिख देते हैं। तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी मतलब ए के अंदर 1 है, 1 लिख दिया, 2 है, 2 लिख दिया, 3 है, 3 लिख दिया, 4 है, 4 लिख दिया। एंड अब हमारे पास में 5 नहीं है दोनों किसी भी सेट में, 6 है, 6 लिख दिया, 7 नहीं है, 8 है, 8 लिख दिया। ठीक है, यही हमारे पास में ए यूनियन बी के अंदर है। अब हमें क्या करना है, ए यूनियन बी के अंदर ये एलिमेंट है, इनको हमें कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट करते टाइम हम क्या करते हैं, u माइनस ए यूनियन बी, ये कॉम्प्लीमेंट है। मतलब u के वे एलिमेंट जो ए यूनियन बी के अंदर ना हो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है, बड़ा वाला सेट दे रखा होता है, उसमें से उन एलिमेंट्स को घटा देते हैं जो उस सेट के अंदर होते हैं, तो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। जैसे ए यूनियन बी है, इस सेट के अंदर ये वाले एलिमेंट दे रखे हैं, यदि इन एलिमेंट्स को बड़े वाले सेट दैट मीन्स यू के अंदर से हम घटा देते हैं तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। घटाने का कहने का मतलब क्या है, ऐसे नहीं घटाने कि 1 में से 1 घटा दिया 0 लिख दिया, वह 2 में से 2 घटा दिया 0, इस प्रकार से नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है घटाने का, कि जो हमारे पास बड़ा वाला सेट होता है उसके वो एलिमेंट लिखे जाते हैं जो बी के जो सेकंड वाला जो एलिमेंट सेट होता है उसके अंदर नहीं होते हैं। मतलब यू के वो सभी एलिमेंट जो ए यूनियन बी के अंदर नहीं है। तो 1 इसके अंदर है नहीं लिखेंगे, 2 इसके अंदर है नहीं लिखेंगे, 3 इसके अंदर है नहीं लिखेंगे, 4 इसके अंदर है नहीं लिखेंगे, 5 यू के अंदर तो है लेकिन ए यूनियन बी के अंदर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ 5 आ जाएगा। इसी प्रकार 6 है नहीं लिखेंगे, 7 नहीं है तो 7 को लिख देंगे, 8 है नहीं लिखेंगे, 9 है लिख देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास में 4 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया लेकिन मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, आप लोगों ने एक बार समझने के बाद काफ़ी इजी, ये मुश्किल से 30 सेकंड के क्वेश्चन है, 30 सेकंड 1 मिनट मैक्सिमम 1 मिनट, वरना 1 मिनट तो इन क्वेश्चंस में कुछ लगने वाला नहीं है। मुझे समझाने में लगा ए यूनियन बी, यहाँ पर तुरंत लिखोगे, 10 सेकंड का काम है। एंड घटाओगे क्या करोगे, इसमें से इसके वो एलिमेंट लिखने हैं जो हमारे पास इसके अंदर नहीं है, ये भी 10 सेकंड, टोटल 20 सेकंड, 2 सेकंड हमें टिक करने में लगेगा। मात्र 22 सेकंड का क्वेश्चन था और इतना भी नहीं था वैसे ये। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है सेम जो अभी मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन कराया था, किस प्रकार से
एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो अभी मैंने ये कराया था, कहाँ गया, यहाँ पे कराया था। यदि मैं इस चीज़ को डायरेक्ट ही एन ए यूनियन बी, यदि मैं इस चीज़ को इस साइड में ले जाऊँ और इस चीज़ को इस साइड में ले जाऊँ, अभी भी इक्वल रहेगा। ये पॉजिटिव यहाँ लिख जाएगा और ये दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास में ये है, तो यहाँ से हमारे पास में क्या पूछा हुआ है, इफ़ एक्स वाई आर टू नॉन एम्प्टी सेट सच दैट एन ऑफ एक्स बराबर 17, एन ऑफ वाई 23, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई 38, देन एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स और वाई की बात कर रहा है तो हम एक्स और वाई में चलेंगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो यहाँ से एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स यूनियन वाई, ये चीज़ करना है। एन ऑफ एक्स 17 है, एन ऑफ वाई 23 है, इंटर जो यूनियन है वो 38 है। दैट मीन्स 40 में से 38 घटाएंगे तो ये 2 आ जाएगा। जो इंटरसेक्शन है वो 2 आ गया, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास में इतने ही क्वेश्चन है, ये 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फील्ड 360 को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना न भूलें। और यदि आप लोगों को जो सेट रिलेशन फंक्शन है कंप्लीट लेक्चर चाहिए इनके ऊपर, कि हमें जो फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, कब होता है कब नहीं होता है, बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, इस टाइप के जो सारी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, तो मैं उसके लिए लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।